ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे वाटर पे वापस कंटिन्यूएशन करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि नया टर्म, उस नए टर्म का नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नए टर्म का नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको ध्यान देना होगा कि हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को किस तरह से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ दूसरे टर्म भी ऐड होते हैं, हाइड्रेटेड भी होता है, एनहाइड्रस क्रिस्टल भी होता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉमा हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस क्रिस्टल। तो बच्चों नाम से ही क्लियर है, एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा हुआ, यानी उसमें वाटर नहीं होगा, और हाइड्रेटेड मतलब उसमें वाटर होगा। तो बच्चों आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि क्रिस्टल्स होते क्या है। तो आपको ध्यान देना होगा, क्रिस्टल्स आर सॉलिड्स हैविंग डेफिनेट रेगुलर शेप्स, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, शार्प एजेस। यानी बच्चों क्रिस्टल्स की वही प्रॉपर्टी होती है जो सॉलिड्स की होती है। अगर हम सॉलिड को काटते हैं तो सॉलिड कैसी एज क्रिएट करता है? शार्प एजेस क्रिएट करता है चाकू से काटने पे, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्रिस्टल भी शार्प एजेस क्रिएट करते हैं, इनका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने की वजह से ये क्रिस्टल्स बहुत ही मजबूत होते हैं। इसमें कहीं भी जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक नहीं पड़ पाता है, जिसकी वजह से इसको तोड़ना डिफिकल्ट काम होता है। तो बच्चों आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम बता रहे हैं, तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों क्रिस्टल की होती है, क्रिस्टल्स आर सॉलिड्स। तो क्रिस्टल्स आर सॉलिड, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? हैविंग रेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स, कैसा शेप होता है? रेगुलर शेप होता है। दूसरा, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो बच्चों ये जो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट वाला शब्द है, इसको समझने के लिए जब आप क्लास 12th में आएंगे तो आपके पास एक चैप्टर होगा सॉलिड स्टेट, वहां पे आपको इसका ब्रीफ रिव्यू मिलेगा। इसके अलावा शार्प एजेस, ठीक है। तो बच्चों आपको ये पॉइंट ध्यान देना होंगे, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बेसिकली सॉलिड्स होते हैं, जिनका सॉलिड की प्रॉपर्टी सारी उसमें अप्लाई हो जाती है। उसके बाद बच्चों क्रिस्टल्स अलग होते हैं और क्रिस्टलाइजेशन अलग होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सब गलत सलत लिख करके आते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, the process of separation of crystals from a hot saturated solution. The process of separation of crystal from hot saturated solution, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उसको मैंने कूल किया, कूल करने पर उसमें क्या ऑब्टेन हुए? क्रिस्टल्स ऑब्टेन हुए। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। और हम सेपरेट किससे करते हैं? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। समझ में आया? तो बच्चों हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन of crystals, the process of separation of crystals from hot saturated solution is known as crystallization, is known as crystallization। जो क्रिस्टलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि क्रिस्टल्स बेसिकली सॉलिड होते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन एक डिफरेंट शब्द है जिसमें आप हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से उसको कूल करके क्रिस्टल्स को सेपरेट करते हैं। तो आगे है बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हम बताते हैं व्हेन अ क्रिस्टल इज सेपरेटेड फ्रॉम अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन जेंटल कूलिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज क्रिस्टल्स। तो बेसिकली क्रिस्टल्स जो होते हैं
वो वाटर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों किस कंपाउंड में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसी को हमें गिनना है। तो उसके आधार पर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो दो पार्ट में बनने लगता है। कुछ ऐसे बनते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता ही नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो उसके बेसिस में बच्चों ये क्रिस्टल्स दो आधार पे बांटे जाते हैं। एक होता है हाइड्रेटेड, क्या होता है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स। तो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स में क्या होता है, डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और एनहाइड्रस में क्या होगा, एनहाइड्रस में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल डेफिनेट नहीं होता। तो आपकी बुक में भी लिखा है कि एनहाइड्रस क्रिस्टल्स डू नॉट कंटेन एनी डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उसके बाद हम बताते हैं कि एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ भी होता है, क्रिस्टल्स डू नॉट कंटेन any definite number of water molecule, any definite number of water molecule। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। चलिए तो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर पहला है हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स और उसके बाद हम लोग खोलेंगे एनहाइड्रस क्रिस्टल्स। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स। तो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स में जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स, तो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स में कौन कौन से क्रिस्टल्स आते हैं, पहला उसका नाम होता है वॉशिंग सोडा। तो बच्चों ये पहले भी आप बहुत बार पढ़ चुके हो कि वॉशिंग सोडा का मतलब होता है Na2O3.10H2O। लेकिन बच्चों यहाँ सिर्फ H2O लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपकी बुक में मैम ने स्कूल में पिछले साल करेक्शन कराया था लेकिन आप लोग ने अभी तक किया नहीं है तो उसको आप सही कर लीजिएगा। जो वॉशिंग सोडा होता है वो बेसिकली होता है Na2O3.10H2O। इसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, या इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें 10 मोल वाटर होता है। तो दिस इज योर वॉशिंग सोडा। दूसरा होता है बच्चों जिप्सम। जिप्सम बिल्कुल सही लिखा है आपकी बुक में। जिप्सम का नाम जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाते हैं जिससे घर की सजावट सुंदरता बढ़ जाती है। तो बच्चों ये हो गया कैल्शियम सल्फेट .2H2, ये आपका हो गया जिप्सम। और बच्चों याद रखिएगा वॉशिंग सोडा में आप करेक्शन करना है, ये स्कूल में आपको कराया गया है लेकिन आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इसमें 10H2O लिख दीजिएगा। तो जिप्सम में क्या है, कैल्शियम सल्फेट .2H2। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों लाइम सॉल्ट पीटर, ये आपका फेवरेट आ गया बच्चों, लाइम सॉल्ट पीटर। लाइम सॉल्ट पीटर या इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख लीजिए, दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट .4H2, ये हो गया। उसके बाद बच्चों चौथा है ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल जिसको मैंने बताया था कि ये नीला थोथा भी होता है, आप तोता या थोथा के नाम से याद रख सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल के बाद बच्चों होता है इप्सम सॉल्ट। क्या नाम होता है, इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट का बच्चों फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O, दिस इज कॉल्ड इप्सम सॉल्ट। उसके बाद बच्चों होता है हरा थोथा यानी कि ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला होता है, तो बच्चों आपको एक ही फॉर्मूला ज्यादातर याद रहता है, वो है ग्रीन विट्रॉल। अब आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, इप्सम सॉल्ट, ब्लू विट्रॉल, लाइम सॉल्ट पीटर, जिप्सम, और आगे है डायनासोर का सॉल्ट जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबर सॉल्ट। ग्लोबर सॉल्ट, तो ग्लोबर सॉल्ट क्या होता है,
Na2SO4.10H2O, ये हो गया ग्लोबल सॉल्ट। तो बच्चों ये इतने हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स आपको याद रखने हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी बुक में करने के लिए दिए गए हैं जो आपने अभी तक नहीं किए। चलिए आगे देखते हैं एनहाइड्रस क्रिस्टल्स। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग के पास एनहाइड्रस क्रिस्टल्स। तो एनहाइड्रस क्रिस्टल्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहला पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट को बच्चों पोटेशियम नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। तो स्कूल वाली मैम पोटेशियम कहती है, लेकिन ये इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद बच्चों सोडियम नाइट्रेट भी होता है। क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3। उसके बाद बच्चों और भी होते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। अगला है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और अगर आप बोलेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, लेकिन सही नाम है पोटेशियम क्लोराइड। फोर्थ लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड का नाम होता है PbCl2। उसके बाद पांचवा है पोटेशियम सल्फेट, दिस इज पोटेशियम सल्फेट, this is your next potassium sulfate, this is K2SO4। Sixth उसके बाद है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का बच्चों फॉर्मूला हो गया NH4 का होल्ड वाइज SO। ठीक है बच्चों, तो आपके पास इतने हो गए, एनहाइड्रस क्रिस्टल्स भी हो गए और आपके पास हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स भी हो गए। तो बच्चों इतने क्रिस्टल्स आपको तैयार करने हैं। उसके बाद बच्चों कल मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था कि सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि तृप्ति की भी तृप्ति जब हो जाती है तो उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। तो बच्चों अभी आप हमारे सामने बैठे हैं, आप लोग सभी लोग अनसैचुरेटेड, यानी आप लोग का पेट पूरा खाली है। लेकिन जब आप स्कूल से आते हैं तो आप खाना खा के क्या हो जाते हैं? सैचुरेट हो जाते हैं। लेकिन कोचिंग आते आते अनसैचुरेट हो जाते हैं। फिर कोचिंग जब पढ़ते रहते हैं पूरी तरीके से अनसैचुरेट हो जाते हैं, फिर घर जाकर के खाना खा के फिर सैचुरेट हो जाते हैं, और खाना खाते ही रात में दोबारा जब खाना खाते हैं तो सुपर सैचुरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सवेरे क्या जाना पड़ता है? वॉशरूम जाना पड़ता है। चलिए तो बच्चों हमारे पास अब नेक्स्ट ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो बच्चों ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन वही होता है जिसके पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है। इसके पार्टिकल को साइज को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब वही सॉल्यूशन है जो पानी हम पीते हैं। जो पानी हम पीते हैं वो बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में ही आता है। लेकिन बच्चों मान लीजिए आपका बोरिंग का पानी है, कुछ दिनों बाद मोटर साफ हुई जिसकी वजह से पानी में गंदगी आ गई, तो जो पानी में बालू आपको दिखती है तब हम उस पानी को कहते हैं कि ये सस्पेंशन है। कैसा है? सस्पेंशन। लेकिन बच्चों ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज सबसे छोटा जिसको हम देख नहीं सकते, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल भी होते हैं जिनके साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है, उसे हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? कोलाइडल। तो बच्चों सबसे बड़ा डिफरेंस आपको ध्यान देना होगा इन तीनों में बच्चों सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको टीचर देख के नंबर देगा, वो डिफरेंस आपको हम बताने जा रहे हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। चलिए तो बच्चों यहां पर आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है पहला वाला कि ट्रू सॉल्यूशन होमो होता है। कैसा होता है? होमो। होमो को मतलब होमोजीनियस इन नेचर होता है, मतलब बिल्कुल एक जैसा सॉल्यूशन
हर जगह से दिखाई देता है, मतलब लेयर्स अलग अलग नजर नहीं आती, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि उसमें लेयर्स अलग अलग नजर आती हैं। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस, ये भी हो गया हेट्रोजीनियस। ठीक, तो बच्चों आपको पहला पॉइंट जरूर याद रखना है, और ये भी याद रखना होता है कि पार्टिकल का साइज जो ट्रू सॉल्यूशन में होता है वो सबसे छोटा होता है, इसलिए हम उसको खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। तो आप लिख देंगे ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल साइज इज नॉट विजिबल टू नेकेड आई। नेकेड आई मतलब खुली हुई आंख। कैसी आंख? खुली हुई आंख। तो बच्चों हम खुली हुई आंख से, यानी कि पार्टिकल्स इज नॉट विजिबल, particle is not visible to naked eye. कैसी आई? naked. Particle is not visible through naked eye. ठीक है। और बच्चों यहाँ पे भी कोलाइडल के पार्टिकल का साइज नहीं दिखाई देता, तो यहाँ पे भी पार्टिकल इज नॉट विजिबल, यहाँ पे भी पार्टिकल के साइड विजिबल नहीं होता है। बच्चों यहाँ पे पार्टिकल विजिबल होते हैं क्योंकि बड़े बड़े कंकड़, मिट्टी, पत्थर दिखाई देते हैं। पार्टिकल इज विजिबल। तो बच्चों मैंने आपको वो डिफरेंस बता दिए हैं जो आपको इमरजेंसी में याद रखने होंगे। ठीक है, यही इमरजेंसी वाले डिफरेंस ही आप लिख पाते हैं, वरना आप सब भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि ये ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाते। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों ये तीन डिफरेंस जो है ये बिल्कुल सदाबहार होते हैं। कैसे होते हैं? सदाबहार। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप भिंडी खाते हैं साल भर, उसी तरीके से ये सदाबहार डिफरेंस आपको याद रखने पड़ेंगे कि कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, और ये भी होता है बच्चों कैन पास थ्रू किससे? फिल्टर पेपर। क्या? फिल्टर पेपर। और यहां पे लिखेंगे कैन नॉट पास। क्या लिखेंगे? कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर। तो बच्चों इतने डिफरेंसेस आपको 100% पता होनी चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा। तो बच्चों अभी मैंने आपको जो डिफरेंस बताए हैं वो आपको दिन रात एक करके तैयार करने हैं। बाकी और भी डिफरेंस आपके पास दिए हैं वो भी आपको तैयार करने पड़ेंगे, लेकिन पहले ये डिफरेंस जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और आपसे एग्जाम में कोलाइडल सॉल्यूशन का एक पार्ट पूछा जाता है जो आप गलत 100% करके आएंगे। वो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में पहचानने के लिए कि कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम अगर हो तो वो कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों जिस तरह से आपने सॉल्यूशन का नाम सुना है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन में दो चीजें होती है। सॉल्यूशन दो लोगों से मिलकर बना होता है, एक पानी और एक सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके बना होता है। लेकिन बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन किससे मिल करके बना होता है? बताइए, नहीं पढ़ा है ना चैप्टर? तो कोलाइडल सॉल्यूशन दो फेजेस से मिलकर के बना होता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो बच्चों देखिए, आप लोगों ने कहा है कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, लेकिन आपको अभी कोई भी अंदाजा नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है, लेकिन बच्चों जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो पता है किससे मिलकर के बनता है? डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे ही हम कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम लेते हैं तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नाम बदल जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नाम होता है डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट का नाम होता है डिस्पर्जन मीडियम। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। और आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में दिए गए हैं जो आपने अभी तक नहीं लगाए हैं।
तो आपके पास एक्सरसाइज में गिवन है कि बताइए कि जब डिस्पर्स्ड फेज वाटर होगी, डिस्पर्जन मीडियम एयर होगा, मतलब वाटर जब एयर में डिसॉल्व होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉग। क्या कहते हैं? फॉग। फिर से सुनो, जब सॉलिड गैस में डिसॉल्व होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्मोक। जब लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पेंट। पेंट का मतलब होता है एमल्शन। जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो वो कौन से टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है? सॉल। तो बच्चों आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ब्लड एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व रहता है। सॉलिड क्या है? डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट। लिक्विड क्या है? डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। फिर से सुनो, जब लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व होता है तो उसका क्या नाम होता है? जेल। और जब सॉलिड सॉलिड में डिसॉल्व होता है तो वो कौन सा नाम होता है? ग्लास। तो बच्चों आपको ये एग्जाम में टेबल पूछी जाती है, जो टेबल आपको अभी मैंने पढ़ के बताई है, मैं आपको फिर से टेबल रिपीट करके बता रहा हूं। जब लिक्विड गैस में डिसॉल्व होगी तो आप या तो याद रखिए लिक्विड एरोसॉल या तो याद रखिए फॉग। ठीक है, फिर से देखिए, जब सॉलिड गैस में डिसॉल्व होगी तो स्मोक। लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो पेंट। सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो ब्लड। लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व होगा तो जेली। सॉलिड सॉलिड में डिसॉल्व होगा तो ग्लास। और गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी तो फोम। फोम का एग्जांपल होता है शेविंग क्रीम। क्या नाम होता है? शेविंग क्रीम। तो बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जिसका आपको अभी अंदाजा भी नहीं है, और ये पूरे एक्सरसाइज पूरी करने के लिए पीछे आपको दी भी गई है। तो बच्चों अब आप इसको याद जरूर रखिएगा कि वंस अगेन मैं आपको रिपीट करा देता हूं। जब लिक्विड गैस में डिसॉल्व होगी तो फॉग। सॉलिड गैस में डिसॉल्व होगी तो स्मोक। लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो पेंट। सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगी तो ब्लड। लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व होगी जेली। सॉलिड सॉलिड में डिसॉल्व होगा ग्लास। गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा शेविंग क्रीम। तो बच्चों ये आपको याद रखना होगा, मैंने काफी देर तक आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो बच्चों इसको आप जरूर याद रखिए। बाकी आपको अभी कुछ नहीं पता है इसलिए आप दोबारा इन सब चीजों को दोबारा से कर लीजिए, वरना आपका एग्जाम फिर से खराब हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको ओवर करते हैं।